हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लाई द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर आज अपन बात करने वाले हैं कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में के बारे में, जिसमें अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और उसके साथ ही अपन देखने वाले सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। अब सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट में कौन से कंसेप्ट, तो कंसेप्ट अपन देखेंगे वेक्टर रिजोल्यूशन के बारे में, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, एक दो कंसेप्ट है वो अपने को देखना है, और ऐसे ही बेसिक कंसेप्ट अपन आज देखने वाले हैं। अब मैंने आपको जैसे बता दिया था कि मैथमेटिकल फिजिक्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पेपर है आपका, कोई भी एग्जाम ले लो, CSIR, गेट, TIFR, जेएस, IIT JAM, BARC और MS सेट। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने आपको पोल लिया था आप लोगों से, मैंने टेलीग्राम पर पोल लिया था, मैंने वहाँ पर मैथमेटिकल भी डाला था, लेकिन आप सभी की इच्छा थी कि EMT मुझे स्टार्ट करना है, तो मैंने EMT स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन मैथमेटिकल के कुछ कंसेप्ट यहाँ पर लगते हैं जो आप डायरेक्टली अगर EMT में यूज करोगे ना तो आपका बहुत फायदा होगा। तो फर्स्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है वो देख लिया। सेकंड लेक्चर में अपन ने ग्रेडियंट, डाइवर्जन और कर्ल तीनों भी अपन ने देख लिए, ठीक है। तो ग्रेडियंट, डाइवर्जन और कर्ल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लिए। आज अपन थोड़े से वेक्टर रिजोल्यूशन का भी देख लेंगे कि अपन डायरेक्टली EMT में यूज कौन कौन से फॉर्मूलेज करने वाले हैं। और अगर हाँ आपने मेरे फर्स्ट 2 वीडियोस देखे होंगे और ये 3rd वीडियो पर अगर आप आ चुके होंगे तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे फर्स्ट 2 वीडियोस देखा। और मुझे प्लीज कमेंट कर बताना कि आपने मेरा फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो देखा कि नहीं देखा। मीन्स क्या होगा कि मुझे आगे समझ में आएगा कि आपको कैसे वीडियो चाहिए, ठीक है। और हाँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फर्स्ट 3 वीडियो जो है वो बेसिक होने वाले हैं। प्लीज डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो प्लीज आप उससे जज मत करिएगा। आगे जो है मैंने फाड़ू क्वेश्चंस लिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, तो आपको वो सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको बता भी देती हूँ, ठीक है। PPT मेरी पूरी रेडी है। तो ये देखो, अपन 4th जो लेक्चर है वो देखने वाले हैं कोलम्स लॉ एंड इट्स क्वेश्चंस। तो कोलम्स लॉ देखने वाले वेक्टर फॉर्म में, तो ये देखो ये क्वेश्चंस अपन देखने वाले। अब आप बोलोगे कोलम्स लॉ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो कोलम्स लॉ से ही और ये जो वेक्टर्स के रिजोल्यूशन से ही, देखो नेट दिसंबर 2012 में क्वेश्चन आ चुका है, जेस में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ऐसे जो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले हैं। फर्स्ट 2 वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आप यही वीडियो डायरेक्टली मेरा देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, तो आप जाकर मेरे फर्स्ट 2 वीडियोस देखो और फिर ये वीडियो देखो, ठीक है। क्लियर हुई ये बात। अब अपन बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ेंगे, जिसमें अपन देखने वाले हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब देखो, मैं आपको यहाँ से बेसिक टू स्क्रैच से अपन आगे आगे जाने वाले। अब आपको पता है कि एटम किससे बना हुआ होता है। एटम में होता है न्यूक्लियस एंड देन होता है आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है वो 2 पार्टिकल से बने हुए होते हैं, और उसमें एक होता है प्रोटॉन और एक होता है आपका न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रॉन होता है वो तो होता है आपका चार्जलेस होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो इसका कोई काम नहीं है आपको अभी फिलहाल में। तो प्रोटॉन होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है आपका निगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव है वो अपन ने अपने कन्वीनियंट से दिए हुआ है, ठीक है। अपन ने फंडामेंटली आप उसको बता नहीं सकते, लेकिन अपन ने ऐसे कंसिडर किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो निगेटिव चार्ज होंगे और प्रोटॉन्स जो होंगे वो पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के वजह से इन दोनों में कुछ ना कुछ फोर्स प्रोड्यूस होता है, और ये जो फोर्स होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो फोर्स होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो कुछ भी है वो अभी रेस्ट पोजीशन में है, इसलिए अपन बात कर रहे हैं स्टैटिक फोर्स की, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कुछ फोर्स होता है, और उसी फोर्स को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो फोर्स जनरेट जिस वजह से होता है उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज मीन ऐसा द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन। आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी जो आपको राइज देती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, उसी को आप बोलते हो चार्ज। तो चार्ज की फंडामेंटल डेफिनेशन आप ऐसे बोल सकते हो, द प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन और अ इलेक्ट्रॉन विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड होता है,
बट नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन आपके पास नहीं होता, ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब आप सभी को पता है देयर आर टू एंटिटीज, दो एंटिटीज अपन कॉमनली यूज करते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंड एक होता है निगेटिव, ठीक है। और पॉजिटिव निगेटिव जो है वो अनलाइक चार्जेस है, ये दिस चार्जेस आर व्हाट, अनलाइक चार्जेस, एंड जो लाइक चार्जेस मीन्स जिनकी दोनों भी पोलैरिटी सेम होंगी, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रहा तो ये होगा आपका लाइक चार्जेस, एंड निगेटिव निगेटिव रहा तो ये होगा आपका लाइक चार्जेस, ठीक है। तो ये आप सभी को पता है कि लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस होते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस जो है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ये भी आपको प्रॉपर्टी जो है वो पता है, ठीक है। लेकिन ये जो अगर मैं आपके से बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की और या फिर एक आधे कोई भी चार्ज की, तो चार्ज पार्टिकल जो है वो आप चार्जेस जो है वो टू चार्जेस कंसिडर किए जाते हैं, एक तो निगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, सेम होता है, बट डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो फंडामेंटल जो चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना होता है आपका मैग्नीट्यूड किसका, चार्ज का, किसका, चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना होता है। अब आपको पता है कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है, मीन्स आप बोलोगे उसको पॉजिटिव चार्ज है। अगर आपके पास निगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है, मीन्स आप बोलोगे इसको निगेटिव चार्ज है, जो कि चार्ज होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स पर। तो इलेक्ट्रॉन्स को अपन ने कंसिडर किया हुआ है निगेटिव और प्रोटॉन्स को कंसिडर किया हुआ है पॉजिटिव, लेकिन उसका जो चार्ज है वो दोनों में भी सेम होता है, चार्ज जो है वो दोनों में भी सेम होते हैं। और ये जो वैल्यू है वो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब ये जो मैंने C लिखा है वो क्या होता है, C होता है यहाँ पर कूलम, C क्या होता है यहाँ पर आपका कूलम। और कूलम क्या है, कूलम है इलेक्ट्रिक चार्ज को काउंट करने का यूनिट, कूलम इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। कूलम इज यूनिट ऑफ योर इलेक्ट्रिक चार्ज। और कौन सा यूनिट है, तो कूलम इज SI यूनिट, ये क्या है आपका SI यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होते हैं, अगर आपको पूछा तो आप बता सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन में आपके पास होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्जेस होते हैं, वो भी निगेटिव। और प्रोटॉन में अगर आपको पूछा तो आप बताओगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के चार्जेस है, बट कौन से पोलैरिटी के है आपके पास, पॉजिटिव पोलैरिटी के है, ठीक है। और इसी को आप फंडामेंटल चार्ज भी बोला जाता है। द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। ओनली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिफरेंशिएट करने के लिए ओनली आपका मैग्नीट्यूड को सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव और निगेटिव ही है, तो इसको आप बोलते हो पोलैरिटी। ये क्या हो गई आपकी चार्जेस की पोलैरिटी। तो पोलैरिटी से ही आप टू चार्जेस को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज है कि ये निगेटिव चार्ज है, वो किससे आप बता सकते हो, उसके पोलैरिटी से बता सकते हो, मीन्स वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इससे आप क्या बता सकते हो कि वो कौन सा चार्ज है, ठीक है। क्लियर हुई बात। अब ये जो है SI यूनिट तो कॉलम है, लेकिन अगर मैं बात करूँ CGS यूनिट की, तो CGS यूनिट जो है वो होता है आपका स्टैट कॉलम। ये क्या होता है आपका स्टैट कॉलम, ठीक है। CGS यूनिट होता है और उसके साथ ही जो EMU भी है, जो आपका EMU नहीं, ESU भी जो है वो आपका CGS यूनिट होता है। ESU मीन्स क्या, तो ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ESU मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है वो होता है आपका ESU, ठीक है। और स्टैट कॉलम भी आपका CGS यूनिट है, और उसके साथ साथ फ्रैंकलिन जो है वो भी आपका क्या है, एक CGS यूनिट है। तो फ्रैंकलिन इज ऑल्सो अ CGS यूनिट ऑफ योर व्हाट, इलेक्ट्रिक चार्ज। और हाँ, अगर आपको ये बात पता नहीं होगी कि फ्रैंकलिन भी CGS यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो प्लीज कमेंट कर मुझे जरूर बताना कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ठीक है। ये बात हो गई सारी बेसिक बातें। अ प्रोटॉन पोजेस पॉजिटिव E चार्जेस वेयर एज एन इलेक्ट्रॉन पोजेस माइनस
ई चार्ज। ओके, तो अब ये जो है चार्ज जो है, ये जो आपको चार्ज है उसकी वैल्यू जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम हुआ है, तो उसको मैं बोलती हूँ ई से, और बस पोलैरिटी लगा दोगे तो आप बोलोगे कि प्रोटॉन को होता है आपके पास प्लस ई चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स पर होता है माइनस ई चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे चार्जेस कैसे होते हैं ये सब बेसिक सी बातें यहाँ पर हो गई। ठीक है, क्लियर हुई बात। हाँ, रही बात आपके नोट्स की, तो मुझे नहीं लगता मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी, आप मुझे पूछना भी मत नोट्स के बारे में, या फिर आप मुझे ऐसा भी मत बोलना कि टेलीग्राम ग्रुप कर लो उस पर आप नोट्स लोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि मुझे चाहिए कि आप खुद की नोट्स खुद बनाओ। मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ तो आप खुद की नोट्स खुद बनाओ, अगर जरूरत पड़ी तो फिर देखेंगे मेरे हैंड रिटन नोट्स मैं दे दूंगी जिससे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये सब बातें होगी बेसिक से इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में होता क्या है, और मैंने सेंटेंस वाइज भी आपको बता दिया, तो आप वो राइट डाउन कर सकते हो। अब अपन देखेंगे कि चार्जेस जो है वो 3 मेन प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो देयर आर 3 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट इज व्हाट? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज जो है वो एडिटिव नेचर के होते हैं, वो इजीली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। और एक बात कि चार्जेस आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, चार्जेस जो है वो क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। अब जो चार्जेस है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड है। अब मैं फॉर एग्जांपल एक बात करती हूँ कि यहाँ पर सपोज टू बी एक मैंने बलून लिया, ठीक है, ये मेरे पास क्या है? एक बलून है। अब ये बलून्स के अंदर जो है, बलून्स के अंदर एटम्स होने वाले हैं, सीधी सी बात है, कोई भी मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है। ठीक है, अब ये एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे और न्यूट्रॉन्स भी होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन्स तो चार्जलेस है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। लेकिन अगर सपोज मैंने ये बलून को क्या किया, एक मैंने कैट फर लिया, ये क्या लिया मैंने? कैट फर लिया, और कैट फर पर क्या किया? रफ किया। तो जब मैं इस कैट फर पर रफ करूंगी तो रफ करने की वजह से क्या होगा कि जो मेरे अंदर आपके पास जो एटम है उसमें जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन्स जो है वो एक साइड भागने लग जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइड हो जाएंगे, और फिर इस पे से जो है ये जो बॉडी है इस पे चार्ज देंगी, तो चार्ज ओनली ट्रांसफर किया जाता है, और ये बलून जो है फिर निगेटिव चार्ज हो जाएगा या फिर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, या फिर वो बलून जो है वो चार्ज हो गया। मीन्स क्या हो गया? टच के वजह से अपन ने सिर्फ चार्जेस को ट्रांसफर किया, टच के वजह से अपन ने क्या किया? ओनली चार्जेस को ट्रांसफर किया। ऐसे देखा जाए तो चार्जेस जो है वो क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, बस आप ट्रांसफर कर सकते हो, उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रबिंग, टचिंग एंड एग्जांपल्स आपको 12th में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अब अपन फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो देखने वाले हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। अब अगर एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस में बताऊं तो ये है मेरी एक आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स किसी का बाहर का टच नहीं है। अब आइसोलेटेड सिस्टम है मीन्स इसमें जो कुछ भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, वो क्या है? सेम अमाउंट में है, क्योंकि एटम्स जो है वो न्यूट्रल पोजीशन पे है। तो इसमें जो अगर सपोज मैं बात करूं 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 5 प्रोटॉन्स है, मीन्स जो 5 पॉजिटिव चार्ज है 5 नेगेटिव चार्ज है, मीन्स ये क्या है? बैलेंस हुआ है। ठीक है, ऐसी मेरी एक सिस्टम है। अब मैंने इसमें क्या कर दिया? इसमें मैंने क्या कर दिया? कुछ मैंने बाहर से, मैंने क्या बोला? क्रिएट नहीं कर सकते लेकिन ट्रांसफर किया जा सकता है, तो मैंने क्या किया? कुछ बाहर से इसमें मैंने चार्जेस डालने की कोशिश की। ठीक है, मैंने क्या किया? बाहर से चार्जेस डालने की कोशिश की। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? बाहर से क्या किया? 4 माइक्रोकूलम के चार्ज डाला। ठीक है, और मैंने -3 माइक्रोकूलम का चार्ज डाला, और मैंने क्या किया? +7 माइक्रोकूलम का चार्ज डाला। मीन्स मैंने यहाँ पर क्या किया? आइसोलेटेड एक मेरे पास सिस्टम थी, उसमें मैंने पॉजिटिव चार्जेस डाले 2, पॉजिटिव चार्जेस डाले 2 और एक निगेटिव चार्ज डाला। ठीक है, मैंने इसमें चार्जेस डाल दिए। तो चार्जेस मैंने डालने के बाद में अब इस आइसोलेटेड सिस्टम पे कितने चार्ज हो गए? तो इस आइसोलेटेड सिस्टम पे कितने चार्ज होंगे? 4 माइक्रोकूलम मेरे पॉजिटिव है, एडिटिव नेचर है, तो सिंपल आप एडिशन कर लो, +7 माइक्रोकूलम आपके पॉजिटिव है। ठीक है, अब -3 माइक्रोकूलम मतलब निगेटिव चार्ज अपन ने डाला, तो अपन उसके पोलैरिटी के साथ इसको लिख देंगे 3 माइक्रोकूलम। तो अब देखो 7 में से 3 गए, कितने बचे आपके पास? 4 माइक्रोकूलम, और ये जो है वो आपका 4 माइक्रोकूलम मतलब 4 माइक्रोकूलम मीन्स आपके पास टोटली चार्ज कितने बच गए? 8 माइक्रोकूलम के आपके पास चार्ज बच गए। ठीक है, समझ में आया? तो एडिटिव नेचर कैसा होता है और चार्जेस अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये समझ में आ गया। अब चार्जेस जो होते हैं वो कंजर्व होते हैं, मीन्स अपन चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते, ओनली अपन क्या कर सकते हैं? वन पार्ट टू अनदर पार्ट सिर्फ उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम आप उसको क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। तीसरी बात
बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपको ये बताना है कि ऑल फ्री चार्जेस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन ई रहेंगे, मतलब जितने भी चार्ज, अगर कोई भी बॉडी है तो उसके पास एन ई चार्जेस रहेंगे, वेयर एन इज जो है वो आपका इंटीजर रहेगा। आपको कोई भी फ्रैक्शन में आपके पास चार्ज नहीं मिलेगा। अगर मेरे पास ये बॉडी है तो मैं आपके पास बोलूंगी कि ये बॉडी में मुझे चार्जेस आपको बताना है, तो मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि ये बॉडी में है 5 चार्जेस है, तो 5 ई चार्जेस है, तो मैं आपको हाफ ई चार्जेस यहाँ पर नहीं बता सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको शॉप पे जाना है, आपको नेल पेंट चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक नेल पेंट की बोतल लोगे, आप ऐसे बोलोगे कि नहीं मुझे थोड़ा सा लगा के देखने दो, थोड़ा सा जितना मुझे लगाना है यूज करना है उतना ही नेल पेंट मुझे निकाल के दो, ऐसा आप बोल नहीं सकते। मीन्स क्या, इतना आपको चार्ज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वैसे ही इतनी आपको नेल पेंट नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर चार्ज के कंडीशन में भी ऐसा होगा कि चार्ज जो है वो आपको इंटीजर में ही मिलेगा, एन जो है वो आपका इंटीजर होगा, आपको फ्रैक्शन में डेसिमल में चार्जेस नहीं मिलेंगे। Q इक्वल्स टू एन ई रहेगा, वेर ई जो है वो आपका फंडामेंटल चार्ज है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ये होती है उसकी क्वांटिटी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको समझा कि आपको इंटीजर्स में ही मिलेगा, Q इक्वल्स टू एन ई होता है, एडिटिव नेचर कैसा होता है वो भी आपको समझा, और चार्ज जो है वो कंजर्व हो गए ये भी आपको समझ में आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये सब बातें अपन ने देखी, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर्स के बारे में क्या होता है। मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ अपन सब एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेने वाले, तो यहाँ पर अपन देखने वाले हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर्स में देखो, अब आपको पता है कि दो वेक्टर्स है, तो दो वेक्टर्स की जो एडिशन होती है वो आप रिजल्टेंट वेक्टर से निकाल सकते हो। तो आपको ये बेसिक जो है वो पता है। सपोज दिस इज माय वेक्टर ए एंड दिस इज माय वेक्टर बी, ठीक है, ये मेरा एक वेक्टर है ए है और ये मेरा बी वेक्टर है, तो इसका मैं रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ये मैं बता सकती हूँ कि दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, उसका जो मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो ये जो आर होगा वो अपन कैसे निकालते हैं, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और ये जो कॉस थीटा होता है वो होता है इन दोनों में का एंगल। ये जो कॉस थीटा होता है वो इन दोनों में का एंगल होता है, ये आपको पता है, ठीक है, ये बेसिक सी बात है। तो अपन रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का यहाँ पे क्या काम और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन देखने वाले हैं। तो अपन यहाँ पे कुछ केसेस देखेंगे जिसके रिजल्टेंट की अपन डायरेक्टली वैल्यूज यहाँ पर निकालने वाले, ठीक है। अब ये आर होता है आपको पता है। अब मैं अपन केस लेती हूँ फर्स्ट। अब ये केस फर्स्ट में मैंने क्या ले लिया कि जो थीटा की वैल्यू है वो मैंने ले ली 0 डिग्री। अगर मैंने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले ली तो मीन्स मेरा वेक्टर ए भी ये होगा, वेक्टर बी भी ये होगा, मीन्स इन दोनों का एंगल क्या हो गया, मेरा 0 हो गया। तो ये जो मेरा रिजल्टेंट आर है, ये जो मेरा रिजल्टेंट आर है वो मुझे क्या मिलेगा, देखो अब ए है, ये भी ए है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या है 2ab cos थीटा। cos थीटा मीन्स cos 0, cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है आपका 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1, तो ये हो जाएगा आपका 1। लेकिन अब देखो यहाँ पर और एक बात, अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सेम वेक्टर्स के रिजल्टेंट के बारे में। किसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, सेम वेक्टर रिजल्टेंट, मीन्स ए इक्वल्स टू आपका बी होना चाहिए। तो अगर मेरा ए इक्वल्स टू बी है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब 1 cos थीटा की वैल्यू 1 होती है और ये जो है वो 2 है, तो 2, ठीक है। और ये क्या है आपका ए बी, मीन्स ए और बी, मीन्स ए और बी तो सेम है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2a का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2a, ये क्या हो जाएगा आपका 2a। तो आपका जो रिजल्टेंट है वो क्या मिला आपको यहाँ पर 2a, ठीक है। फर्स्ट केस में कहा जब आपका ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक ही सेम है, ए और बी वेक्टर आपका सेम है और एंगल जो है वो 0 है, तो इसका रिजल्टेंट जो है वो आपको मिलेगा रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू 2a। और ये जो है वो आपने यूज किया हुआ है, एक नेट का क्वेश्चन है उसमें आप ये यूज करने वाले हो, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दिस इज योर केस नंबर फर्स्ट। अब अपन देखेंगे केस नंबर सेकंड, ठीक है, ये इरेज करती हूँ मैं। अब केस नंबर जो सेकंड है उसमें आपको देखो क्या करना है, केस सेकंड। अब केस सेकंड में अपन क्या लेंगे, थीटा की वैल्यू चेंज कर देंगे। अब थीटा क्या ले लिया अपन ने 45 डिग्री। अब आपको पता है कि ए और बी आपका सेम है, तो मैं ए से ही डिनोट करती हूँ, ये ए है, ये ए है, और ये बीच में मेरा एंगल है 45 का डिग्री, और रिजल्टेंट मेरा कुछ यहाँ पर आर मुझे मिलने वाला है, ठीक है। अब ये जो आर मिलने वाला है उसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, तो आर जो है वो क्या हो जाएगा मेरा
ए स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर a इंटू बी, तो a का स्क्वायर हो जाएगा और cos ऑफ 45, ये क्या हो जाएगा मेरा cos ऑफ 45। अब cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा मुझे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर डिवाइड बाय √2। अब डिवाइड बाय √2 है तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये मुझे क्या मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2a का स्क्वायर। समझ में आया। और अगर मैंने इसमें से ए स्क्वायर निकाल लिया कॉमन तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 2 प्लस अंडर रूट 2, ये हो जाएगा अंडर रूट में, तो मुझे इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या मिलने वाला है a अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 2, तो ये मुझे मिला रिजल्टेंट। हाँ, ये सारी चीजें लिख के रखो, मैं डायरेक्टली वहां पर यूज करूंगी तब मैं क्वेश्चंस में आपको नहीं बताने वाली, ये जो है सारी चीजें आपको याद करनी है। और इसके साथ आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 प्लस अंडर रूट 2 का रेज टू द पावर हाफ, ठीक है, ये आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब केस नंबर 3 लेंगे। अब केस नंबर 3 में आपको क्या हो गया, एंगल और चेंज कर दो, जो थीटा का एंगल है अब वो अपन ले लेंगे अब 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री पर नेट दिसंबर 2012 में क्वेश्चन आ चुका है जब अपन 90 डिग्री वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री में यहाँ पर 90 डिग्री है, ये मेरा ए है, ये मेरा ए है, दोनों भी सेम है इसलिए मैंने ए ले लिया, तो रिजल्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस 90 क्या होता है मेरा, कॉस 90 होता है 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 0, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर, मीन्स हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 2a, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट होगा फॉर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, फॉर व्हाट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट केस, अब नेक्स्ट केस अपन लेंगे केस नंबर 4। केस नंबर 4 में अपन क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू और बदल देंगे। अब मैंने थीटा ले लिया 60 डिग्री, ठीक है। अब मैंने क्या ले लिया, थीटा मेरा 60 डिग्री, तो ये मेरा ए है, ये मेरा ए है, ये मेरा रिजल्टेंट होगा कुछ तो भी, और ये मेरा है 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट जो है ये इसकी जो डायरेक्ट वैल्यूज है वो आपको लर्न करनी है, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका cos 60, ठीक है। cos 60 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बाय 2, तो 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके पास 3a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाहर आ गया तो अंडर रूट 3a, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट फॉर यूअर थीटा इक्वल्स टू 60। और जो रिजल्टेंट है वो किसके लिए निकाल रहा है, ये बात याद रखो कि ये दोनों भी वेक्टर सेम होने चाहिए, जब सेम वेक्टर है तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। ये जो कुछ भी अपन केसेस देख रहे हैं फॉर सेम वेक्टर्स के लिए देख रहे हैं, ठीक है। ओके, अब अपन देखेंगे रिजल्टेंट, कॉमन रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है, कॉमन फॉर्मूला अगर आपको निकालना है, तो कॉमन अपन ने ये डिफरेंट देखा, लेकिन अगर कॉमन फॉर्मूला निकालना है फॉर सेम वेक्टर्स, तो सपोज मेरे पास ये वेक्टर जो है वो सेम है, ये मेरे पास एंगल है थीटा, ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर ए है, तो इसका जो रिजल्टेंट आर है वो क्या होगा अब अपन देखेंगे, ठीक है। अब फॉर कॉमनली अपन देखेंगे क्या होगा, तो ये जो आर रिजल्टेंट है वो मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, मिलेगा। फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि नहीं, इसको 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा लिख सकती हूँ। अगर मैंने इसमें से 2a स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लिया तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2a स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा लिख सकती हूँ। अब 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा मीन्स आप इसको लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हो, तो मैंने वहां पर वो लिख दिया, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, लिख दिया। तो इसी को अगर मैंने सॉल्व किया तो मुझे आर जो रिजल्टेंट है वो क्या मिलेगा, 2a कॉस थीटा बाय 2, क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, a स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा भी बाहर आ गया, तो ये मिलेगा। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट वैल्यूज आप जो वैल्यूज है वो 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, देन 90 डिग्री के लिए एंड 0 डिग्री के लिए जो वैल्यूज जो अपनी आई है वो आप लर्न कर लो। अब वैल्यूज कौन सी आई मैं आपको एक बार अच्छे से बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको जो वैल्यूज जो है वो क्या मिली, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वैल्यूज देखो, थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए आपको जो वैल्यू है वो क्या मिली, थीटा इक्वल्स टू 60 के लिए आपको क्या वैल्यू मिली, थीटा इक्वल्स टू 45 के लिए क्या वैल्यू मिली, और थीटा इक्वल्स टू 90 के लिए क्या वैल्यू मिली, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए आपको वैल्यू मिली 2f,
ठीक है, 2a, ठीक है। और यहाँ पर 60 डिग्री के लिए आपको क्या मिला, 60 डिग्री के लिए मिला √3a, ठीक है। 45 डिग्री के लिए आपको क्या मिला, a 2 प्लस √2⁻½ मिला, ठीक है। एंड यहाँ पर जो 90 डिग्री है उसके लिए आपको क्या मिला, √2a, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है वो आप जनरल फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये वैल्यूज जो है वो आप लर्न करके रखो, नहीं तो फिर आपके पास ये जनरल फॉर्मूला होगा तो भी आप ये क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हुई ये सारी बातें। तो ये बेसिक रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है वो अपन ने देखा। अब अपन थोड़ा सा आगे जाएंगे कि मटेरियल्स जो होते हैं वो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल, यू नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल। जो होता है कंडक्टर्स होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल, आपको पता है, कंडक्टर्स होते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं और डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। तो कंडक्टर्स में एप्सिलॉन जो होता है वो होता है आपका परमिटिविटी। तो कंडक्टर्स में एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट, और इसी को आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हो इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। अब ये जो एप्सिलॉन है वो क्या होगा आपका परमिटिविटी इन मीडियम, ओके, इन मीडियम। और ये जो एप्सिलॉन नॉट होगा वो होता है आपका परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी इन मीडियम और परमिटिविटी इन फ्री स्पेस मीन्स परमिटिविटी मतलब कितना परमिट किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट किया जाता है, किसी को भी परमिट किया जाता है। अगर एक हॉल है उसमें एंट्री करने को कुछ बच्चों को परमिट किया जा रहा है, कुछ बच्चों को नहीं करना है। तो जो बच्चों को परमिटिविटी मीन्स क्या कि फ्री स्पेस में मतलब एयर में वगैरह कितने फील्ड आ सकती है, परमिट किसको किया जाता है उसको आप बोलोगे परमिटिविटी। और ये होती है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होती है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि एक क्वेश्चन है जो आ चुका है वो आपको देखना है, वो उसको आपको सॉल्व करना है, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो ये होता है आपका कंडक्टर्स के लिए। ये क्या होता है आपका कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स, ठीक है। और जो आपका डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल जो होते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर द वन ऑफ द काइंड ऑफ नॉन कंडक्टर्स, ओके। नॉन कंडक्टर होते हैं, वन ऑफ द टाइप ऑफ इंसुलेटर भी आप बोल सकते हो। तो उसमें एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो के आती है, और ये जो के है वो आपका होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो के होता है वो क्या होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका कंसल्ट आता है उसके साथ, इसीलिए मैंने ये बताया, ठीक है। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अपन डिनोट करते हैं आपके एन से, ठीक है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको आप डिनोट करोगे एन से, और जो उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन आर। ये जो आपका रिलेटिव परमिटिविटी होता है ना वो होता है √εr। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स अगर आप किसी भी मटेरियल की लाइट की बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स आप क्या करते हो, किसी भी लाइट की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और मीडियम का जो कंपैरिजन करते हो उसको आप बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये रिलेटिविटी मतलब रिलेटिव परमिटिविटी का ये जो रिलेशन है वो आपको यूज करना है एक फॉर्मूला में, जिसको आप मैं बताऊंगी एक क्वेश्चन में आपको यूज करना है, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं तब आपको बताऊंगी कि मैंने 3rd लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ओके। एंड देन डिवाइड में अपन करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। समझ में आया। तो जो बेसिक जो अपने को चाहिए वही मैं बता रही हूँ, डिटेल यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, क्योंकि परमिटिविटी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डिटेल में अभी अपने को नहीं जाना है। ये जो 2 फॉर्मूले हैं वो लिख के रख लो। n इक्वल्स टू √εr होता है, ये होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, जहाँ पर एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होगी, एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस होगी, जिसकी वैल्यू k होती है, जो कि होता है आपका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और कंडक्टर में उसकी वैल्यू होती है रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर, ठीक है। ये जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद रखना है। और n इक्वल्स टू c बाय v भी होता है, v इक्वल्स टू n बाय c भी होता है, सॉरी v इक्वल्स टू c बाय n भी होता है, ठीक है।
ये जो चीज़ें हैं वो भी आपको याद रखनी है। n इक्वल्स टू सी बाय वी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो वेलोसिटी अपन बोलेंगे इसको v इक्वल्स टू सी बाय एन भी होता है, और इसी का आप लिख सकते हो c बाय एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो भी v लिख सकते हो। तो ये जो फॉर्मूलाज है वो आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर हुई। तो ये जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी कि आपको सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपको यहाँ पर देखना था। लेकिन और एक बात है कि जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है वो कहाँ कहाँ पर वैलिड होता है और कैसे वैलिड होता है, ये भी आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। मैं बेसिक में थोड़ा थोड़ा देखो कितना कुछ बता रही हूँ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ विल ओबे, न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो ओबे कब करेगा, तो फर्स्टली रिएक्शन जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स शुड बी सेम। न्यूटन्स थर्ड लॉ आप कहाँ कहाँ पर लगा सकते हो, तो फर्स्ट आप बोलोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर सेम है दोनों भी डायरेक्शन में। अब देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब एक्शन एंड रिएक्शन होता है। तो एक्शन और रिएक्शन में क्या होगा, एक्शन और रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, अगर 10 न्यूटन का एक्शन लग रहा है तो 10 ही न्यूटन का आपको रिएक्शन मिलेगा। अगर ऐसा होता होगा तो आप न्यूटन थर्ड लॉ लगा सकते हो। मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो है वो भी सेम होना चाहिए। सेकंड बात कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है वो अपोजिट होना चाहिए। मीन्स एक्शन अगर प्लस है तो माइनस में रिएक्शन होंगी, मतलब क्या कि अगर एक्शन की डायरेक्शन ये है तो रिएक्शन की डायरेक्शन आपकी उसकी अपोजिट होनी चाहिए। सेकंड केस है। थर्ड केस क्या है कि जब आप न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज कर सकते हो कि रिएक्शन एंड एक्शन जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए। रिएक्शन और एक्शन जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने थर्ड लॉ अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो देखो, एक अगर हंटर है और उसके हाथ में जो गन है वो गन से क्या कर रहा है, शूट कर रहा है, ठीक है। गन से उसने फायर किया तो क्या हो गया, फायर करने की वजह से एक्शन किधर हुई, जो बुलेट है वो सामने की तरफ गई, और वो उस गन की वजह से जो रिएक्शन आया वो उस मैन के शोल्डर पर लगा, उस मैन के शोल्डर पर लगा। तो शोल्डर पर लगा आपका रिएक्शन फोर्स, एक्शन फोर्स लगा आपका गन पर। तो ये जो है वो क्या है कि एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स है वो क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगा, ठीक है। तो अभी आप न्यूटन्स का थर्ड लॉ यूज कर सकते हो। और एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स जो है उसमें नेचर शुड बी सेम। जो नेचर है फोर्स का, जो नेचर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वन टाइप ऑफ फोर्स होना चाहिए। सपोज टू बी अगर मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो एक्शन और रिएक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात कर रही थी न्यूटनियन फोर्स की, तो यहाँ पर जो न्यूटन का फोर्स है वो भी क्या होना चाहिए, एक्शन और रिएक्शन में वही होना चाहिए। न्यूटन फोर्स मीन्स क्लासिकल फोर्स, अपना नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर नॉर्मल फोर्स की, तो भी वही होना चाहिए, नॉर्मल एंड मीन्स जो फोर्स का ये है वो सेम होना चाहिए। मीन्स क्या, उसका टाइप जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आई। तो दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अपनी रिजल्टेंट क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ कैसे ओबे करेगा, कहाँ कहाँ पर ओबे करेगा ये देखा, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्या होता है वो देखा। उसके साथ ही अपन ने देखा कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस होते हैं, चार्जेस कंजर्व, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, मीन्स अपन ने प्रॉपर्टीज देखी चार्जेस की। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कोलम्स लॉ देखेंगे और उसके साथ ही अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखना है कोलम्स लॉ के। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर मुझे ज़रूर बताना, शेयर कर देना फ्रेंड्स में, और कल से ज़रूर आना, कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना कि आपने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेक्चर तीनों भी देखे हैं कि नहीं, और फोर्थ लेक्चर के लिए आप एक्साइटेड हो कि नहीं, ये मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल का वीडियो जो है वो छोड़ना नहीं है आपको, कल का लेक्चर आपको देखना है, क्योंकि अपन कोलम्स लॉ देखने वाले हैं और कल ही से जो इलेक्ट्रोस्टैट है वो मेनली शुरू होने वाला है। और कल अपन कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो जेस्ट एग्जाम से भी करने वाले हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो अपन नेट एग्जाम से भी करने वाले हैं। कोलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।